आज कलायत हल्के के गांव सिरधा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनुराग ढांडा का जोरदार स्वागत देखने को मिला, जहां गांव के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर नारों की गर्मजोशी के साथ अनुराग ढांडा की एंट्री करवाई। वहीं मान सम्मान में लड्डुओं के साथ भी तोला। इस मौके पर अपने भाषण में अनुराग ढांडा ने कहा कि कलायत के लोग इस बार 3 परिवारों से मुक्ति चाहते हैं और वो मुक्ति आम आदमी पार्टी ही दिलाएगी। कि मुश्किल वक्त है थोड़ा सा और हालात के हिसाब से हम सब अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में सिर्फ एक ही बात देखी जाती है कि हम सही के साथ खड़े हैं या गलत के साथ खड़े हैं। और हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम सही के साथ खड़े हैं, इसलिए गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए, सर उठा के करो जो भी करना है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अनुराग ढांडा जिंदाबाद। तो इसलिए कई बार क्या होता है, देखो पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है, कोई अच्छी चीज का भी गलत इस्तेमाल हो जाता है और कई बार किसी गलत काम में से भी कोई अच्छाई निकल आती है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल आदमी किसी भी सिचुएशन को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। एक सीधा स्पष्ट मुद्दा है, 3 लोग हैं हमारे सामने इस बार चुनाव में, 3 लोग। एक तो है ही बेहुदा, उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं, आप लोगों को तब मानेंगे जब उसकी जमानत जब्त करा दोगे, उस पर वोट नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। जो हमारी बहन बेटी का अपमान करे, जो हमारे बुजुर्गों को लात मारे, ऐसे आदमी की जमानत जब्त होनी चाहिए। सबको मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी हरकतें करके राजनीति नहीं कर सकते, राजनीति से बाहर फेंको इसको। दूसरा, कमलेश जी 5 साल में छक चुके लोग उनसे, मतलब मैं जिस भी व्यक्ति से बात करता हूं उनके बारे में कहते हैं जी ये नहीं, मर जाएं लेकिन इनको नहीं वोट देंगे किसी भी हालत में। ऐसे नहीं होने चाहिए प्रतिनिधि जो 5 साल तक आए ही नहीं, अच्छे में बुरे में, गम में खुशी में, कभी आए नहीं, कभी पूछा नहीं किसी, जो इनके समर्थक थे, जो कंधे पे बिठा के जिन्होंने यहां तक पहुंचाया, उनको भी एक कप चाय नहीं पूछा कभी अपने घर पे। तो ऐसे व्यवहार वाली हमारी दूसरी यहां पे जो कैंडिडेट है, वो भी किसी खाने में नहीं है, वो भी इस बार किसी खाने में नहीं है। कोई भूला बिसरा, कोई बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ वोट कोई मिल जाए तो मिल जाए, देना कोई नहीं चाहता, कोई वोट नहीं देना चाहता। तीसरे कैंडिडेट रामपाल माजरा जी, उनकी एक लिमिट है, 8-10 हजार मैक्सिमम उनकी एक लिमिट है, वो भी जमानत जब्त की कैटेगरी में है, वो भी उससे ऊपर जाते नहीं किसी भी हालत में। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि अपने गांव में और आसपास में जो कैंपेन चलेगा वो अब डोर टू डोर चलेगा, वो घर से घर चलेगा, वो अब बड़ी रैलियां और सभाएं हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार में आपको सारी बात समझा के जा रहा हूं, यही बात आपको हर घर में बैठ के लोगों को समझानी है, बतानी है, और ये प्रैक्टिकल बात है। आप भी इस बात से सहमत होंगे जो मैं बता रहा हूं सारी चीजें। तो ये 3 लोगों की हालत मैंने आपको बता दी, ये 3 लोगों को किसी भी हालत में अपना वोट नहीं कर सकते, और 90% लोगों की भी यही राय है कि इनको नहीं करेंगे। चौथे, मतलब रामपाल माजरा की जी तो पार्टी ही जो है इस वक्त वो खत्म होने पे है, विचारधारा खत्म हो रही है धीरे धीरे। पहले जा चुका उनका समय, जो था जा चुका, दोबारा नहीं आया करता समय कभी भी, तो इसलिए वो भी अब उस खाने में नहीं है। तो 3 लोग तो ये हो गए। इसके बाद सबकी अपनी मर्जी है, कोई किसी को वोट करे, सबकी अपनी मर्जी, सारे लोग कुछ न कुछ सोच के, कुछ अच्छा ही सोच के संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बहन वो दूसरी पार्टी में थी, लेकिन उन्होंने भी क्या पाप किया था भाई, क्या बुरा किया था, उन्होंने यही तो कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये तो हक है हर किसी का, आप लड़ना चाहो, आप लड़ना चाहो, आप लड़ना चाहो, लोकतंत्र में हक है ये तो कोई। लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए उनको कोई गाली गलौज करेगा, अपशब्द कहेगा, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये गलत बात है। इसके खिलाफ बोलना चाहिए, जहां भी जरूरत पड़े वहां पे बुलंद आवाज इसके खिलाफ उठानी चाहिए। अब रहे बाकी के सारे कैंडिडेट, जब हम चुनाव में वोट करते हैं, 30-35 साल हो गए आपको, कलायत में हर बार किसी न किसी को तो बनाते ही हो, भाई किसी को तो विधायक बनाते ही हो,
कुछ हुआ विधायक बना बना के? एक अस्पताल नहीं है पूरे कलायत में जहां पे आपका इलाज हो जाए। अस्पताल में जाओगे वहां इलाज नहीं मिलता, पर्चा मिलता है, लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? मैं यही कह रहा हूँ, यही। तो आप यही सोचो कि ये लोगों ने हमारे 5 साल करके, मतलब 30 साल हो गए हम लोगों को कलायत को, कि 3 परिवारों के बीच में चक्कर काट रहे हैं। ये जयप्रकाश जी, ये कमलेश जी, और तीसरे ये रामपाल माजरा जी। 3 परिवारों के बीच में चक्कर 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 चक्कर। तेजीबान जी एक बार आए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है तो क्यों उनके बारे में बात करें, जो स्वर्गीय है उनके बारे में बात नहीं करते। तो 3 परिवारों के बीच में कलायत चक्कर काट रहा है और मिला हमको उनका स्कूल, ना अपने पास बिजली पानी का इंतजाम। हर गांव की हालत यह है, गंदा पानी सड़क के ऊपर, निकासी का इंतजाम नहीं है, और साफ पीने के पानी के आने का इंतजाम नहीं घर तक। तो ना अपने पास पीने का पानी और गंदा पानी सड़कों पे बहता रहता है। इससे नरकीय हालत हो नहीं सकती, इससे खराब हालत हो नहीं सकती। हम हरियाणा से 30 साल पीछे हैं, बाकी के हरियाणा से और पूरे देश से 30 साल पीछे चल रहे हैं। तो अगर हमको ये लड़ाई लड़नी है, अगर इस संघर्ष करना है, कोई कहता है जी सरकार बन रही है, बनती रहेगी सरकार, हर बार बनती है। बताओ क्या मिल गया 30 साल में? सरकार बन रही है, हर बार बनती है। हमें क्या मिला? हमारी उसमें साझेदारी होती ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम कभी सिरसा की सरकार बनवा देते हैं, कभी रोहतक की सरकार बनवा देते हैं, कभी नारायणगढ़ की सरकार बनवा देते हैं। अपनी हमने कभी सरकार नहीं बनाई, ना सोचा उसकी तरफ। जब तक अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे, जब तक कलायत से हरियाणा चलने का जुगाड़ नहीं होगा, तब तक अपने काम तेज स्पीड से नहीं होंगे। हम दूसरों से 30 साल पीछे हैं। अगर बहुत तेज रफ्तार से अपने काम नहीं कराए तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही रुलते फिरेंगे, अगले 30 साल और निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि सोचना जरूरी है, सोच के और फिर उस हिसाब से काम करो। मान लो कि कोई विधायक बन भी गया, मान लो कोई निर्दलीय विधायक बन गया, मान लो किसी और पार्टी से बन गया, क्या करेंगे वो? उससे होगा क्या? सिर्फ इस जिद में कि हमको ऐसा करना ही है, एक काम करना ही है कोई, उससे क्या होगा? मान लो विधानसभा चले गए, कमलेश जी गई थी, पिछली बार अपन ने कुछ तो सोच कर दिया ही होगा वोट, कुछ बढ़िया है सोचा होगा, दे दिया वोट मान लो, और ये विधानसभा चली गई। 5 साल तक कलायत का क भी नहीं बोला विधानसभा के अंदर, काम कराना तो बहुत दूर की बात, कलायत शब्द भी नहीं बोला। तो ऐसी स्थिति में फिर अपने काम कैसे होंगे? इसलिए अपने को अब एक पॉलिटिकल ताकत बनाना है, अपने को अब एक मैसेज देना है इस चुनाव में। यहां से हमको ये बताना है हरियाणा के लोगों को, सरकार को, अपनी पार्टी को, सबको ये बताना है कि इस वक्त कलायत सत्ता में अपना अधिकार मांग रहा है। हम यहां से हरियाणा चलाना चाहते हैं क्योंकि हमारा हक पिछले 30-40 साल से छीना गया। कैसे मैसेज दोगे? ये सीख सकते हैं हम पंजाब से। संगरूर ने जब भगवंत मान जी को एमपी बना के भेजा, अकेले ही थे, कुछ और नहीं था पूरे पंजाब में, हमारा अकेले थे, लेकिन एक मैसेज दे दिया संगरूर ने कि हमारी चाहत है कि यहां से चलना चाहिए सब कुछ। उसके कुछ साल बाद आज आप पंजाब में देख लो, पंजाब की पूरी सियासत संगरूर से ही चल रही है। लेकिन वहां के लोगों ने पहले एकजुट होकर यह मैसेज दिया कि हम यहां से चलाना चाहते हैं, हम नई पावर को यहां से खड़ा कर रहे हैं। और फिर वही नई पावर पूरे पंजाब में फैल गई और सत्ता वहां से चलना शुरू हो गई। शीशा लगा दो सामने, सेम सिचुएशन अपने साथ है। आज अगर हम यहां से एक नई ताकत, नई पावर को खड़ी कर देते हैं और अगर यहां से ये संदेशा दे देते हैं कि आने वाले भविष्य के लिए हमने ये झंडा बुलंद कर दिया है, हमने ये ताकत खड़ी कर दी है, अपनी पूरी बेल्ट में तूफान आ जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जिस दिन ये सीट हमने इन 3 बड़े दिग्गजों को हरा करके जिस दिन ये सीट हमने जीती, उस दिन इस पूरी बेल्ट में 25-30 सीट है, इनमें तूफान आ जाएगा, तूफान। एक तरफा वोटिंग हुआ करेगी आगे के किसी भी चुनाव में, और जैसे पंजाब में हुआ है वो हाल आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में होगा। और जब यहां से सत्ता चल रही होगी तो आप जो मर्जी काम करा लेना। ये रोहतक से सत्ता चली 10 साल, आज देख लो वहां पे यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, इतने बढ़िया शानदार हाईवे बने हुए हैं। सिरसा में देख लो, सत्ता आई, चाहे कुछ महीने के लिए आ जाओ, चाहे साल के लिए आ जाओ,
यूनिवर्सिटी बन गई वहां पे, बढ़िया सड़कें बन गई, मंडियां बन गई बड़ी बड़ी। अपने यहाँ क्या हुआ? जब तक राजनीतिक ताकत को यहां लेके नहीं आओगे तब तक अपने काम होने शुरू नहीं होंगे। और इतना तो आप इतने दिन में समझ ही गए होगे, इतना रुक्का रोड़ा तो अपना है कि ना भी सरकार में हुए तब भी इतना रुक्का रोड़ा तो अपना है कि विधानसभा को हिला सकता हूं, कलायत के नाम से हिला सकता हूं। तो अपने को भविष्य के बारे में सोचना है। दूसरी बात, आज की जो सियासी स्थिति है वो समझ लो। कुछ दिन पहले एक पार्टी कह रही थी हमारी हवा है, हमारी हवा है। कोई हवा नहीं है, सांस रुकने को हो रहा है। हवा रुकी हुई है पूरे हरियाणा की सियासत की। जिसकी भी हवा थी खिसक चुकी है, कोई हवा नहीं चल रही आज के दिन में। आज के दिन में क्या स्थिति है? जैसे कभी भी हवा अगर रुक जाए ना, आप देखना, जब बिल्कुल डेड हो जाता है, बिल्कुल हवा रुक जाए, उसके बाद जब हवा चलती है तो उसका रुख बदला हुआ होता है। मतलब पूर्व से पश्चिम चल रही है, फिर हवा रुकेगी पूरी तरह से, जब दोबारा चलेगी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगी, उसका रुख बदलता है, उससे पहले हवा रुकती है। ये रुख बदल रहा है। अगले 10 दिनों के अंदर हरियाणा में राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज के दिन की हालत भी है, हम तो रोज सर्वे कराते हैं, आज के दिन भी हालत ये है, आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बन रही किसी भी हालत में, किसी भी पार्टी। और इतना तो आप केजरीवाल जी को भी जानते हो और इतना तो हमें भी जान ही गए होंगे इतने दिनों में कि अगर हमारे दम पे सरकार बनी तो जिसकी होगी उससे फालतू काम यहां करा के दिखा देंगे। हमको काम कराना आता है। जब हम आधी अधूरी सरकार में दिल्ली में इतने काम करा सकते हैं तो फिर हम, ये तो फुल स्टेट है, यहां तो कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए ये सारी बातें सोच के लोगों को एक बार ये भी बताना, घर घर जाके उनसे ये भी बात करना कि जब आप वोट देते हो ना तो सिर्फ इसलिए मत दो कि इस चुनाव में कोई कुछ घटना हुई, इस चुनाव में किसी बात को लेकर गुस्सा है। अपना जो टारगेट है वो तो फिर भी पूरा होगा। हमको जिसको सबक सिखाना है वो तो हम फिर भी सिखाएंगे, लेकिन आगे का राजनीतिक भविष्य भी तो देखो। यहां से कोई बड़ा संदेशा पूरे हरियाणा में जाए ऐसा भी तो देखो। राजनीतिक भविष्य ही ना हो, हम सिर्फ एक वोट दबा के आ जाएं फटाफट और फिर 5 साल पछताते रहें। राजनीतिक भविष्य ही ना हो, उससे कुछ निकल के ही नहीं आया रिजल्ट, तो फायदा क्या हुआ? 30-35 साल से दे ही ना रहे हो वोट, हर बार देते हो, उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ये बात सोचने के लिए लोगों को मजबूर करो, उनसे घर जाके चर्चा करो। साइलेंट कैंपेन चलाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और सबको ये बताएंगे कि आप सारे कैंडिडेट के ऊपर नजर डाल के देख लो किसको वोट दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, और फिर जिसको दिया जा सकता है उसमें से आगे फायदा किस चीज में है, आगे की पॉलिटिक्स में फायदा किस चीज में। ये बात अगर समझाओगे, 90% लोग जिनसे मैं मिला हूं और जिनसे मेरी ऐसी चर्चा हुई है, वो लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि भविष्य की राजनीति में हम इस बार अपना शेयर डाल सकते हैं, हम इस बार अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं, और भगवान ने चाहा तो इसी बार की राजनीति में हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीज आ सकती है जिससे हम अपने इलाके के बहुत मजबूत काम करा सकते हैं। तो इसलिए ये संदेशा आपको सबके घर लेके जाना है, एक एक घर में ये मैसेज देना है। गांव का चुनाव लड़ना है। अब जब विधानसभा के तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा तो पंचायत के तरीके से लड़ेंगे। लड़ाई थोड़ी छोड़ देंगे, लड़ेंगे तो सही। अगर कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है किसी सिचुएशन की तो फिर पंचायती चुनाव लड़ते हैं, एक एक घर जाते हैं, एक एक व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या भविष्य है हमारा। इन सारी चीजों पे विचार करना। आप लोग सब इकट्ठे होकर के कल बाड़ू में अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। कल हम इस बात पे मोहर लगाने जा रहे हैं कि कलायत में अगला विधायक आम आदमी बनने जा रहा है, जिसमें जितना दबाव लगा। कल इस बात पे मोहर कब लगेगी? जब पूरा बाड़ू अरविंद केजरीवाल जी के समर्थकों से पटा होगा, पूरे तरीके से भरा होगा, तब ये संदेशा जाएगा कि कलायत उठ खड़ा हुआ है। कलायत के एक एक गांव से लोग उठ खड़े हुए हैं। कलायत के अंदर आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत बन चुकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि देखो चुनाव कौन जीतता है, पहले तो अपने दिमाग में ये चीज साफ कर लो। चुनाव कोई 10 गांव किसी के साथ है,
या कोई जाति किसी के साथ है, वो चुनाव नहीं जीत सकता कभी। चुनाव वो जीतता है जिसको हर बूथ पे हर जाति से वोट मिले, चाहे 10 आगे, चाहे ज्यादा, चाहे कम, लेकिन हर जाति से और हर बूथ पे जिसको वोट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। कहीं पे 10 मिले, कहीं 20 मिले, कहीं 50 मिले, लेकिन सब जगह पे मौजूद हो हम। सारे कैंडिडेट पे नजर घुमा के देख लेना, आज के दिन में हर जाति से, हर गांव से अगर बाढ़ आई हुई है किसी पार्टी में ज्वाइनिंग की, तो वो आम आदमी पार्टी में आई हुई है। कल की डेट में मैं आपको बता सकता हूं, लांबा खेड़ी से दलित समाज के लोग, कमालपुर से ब्राह्मण समाज के लोग, अपने तारागढ़ से प्रजापत समाज के लोग, बड़ी संख्या में पूरे समाज ने, बात्ता से कश्यप समाज के लोग, कसान में भी दोनों तीनों बिरादरी, अपने कुम्हार भी थे उसमें, अपने जाट भी थे उसमें, वाल्मीकि भी थे उसमें, वहां भी बहुत बड़ा जबरदस्त समर्थन हुआ है। तो हर जाति से व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है, हमसे जुड़ रहा है। अभी आज मेरे पास फोन आया था और अपने आप फोन आ रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इसका मतलब मैसेज नीचे फैल गया कि क्या होने जा रहा है, कौन बनने जा रहा है, तो लोग अब अपने आप आने लग गए। दूसरी पार्टियों के जो नाराज लोग हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी पहले तो ये कह रहे थे जी देखेंगे, जो मजबूत लगेगा उसके साथ लगेंगे। अब पिछले 2 दिन से सबके फोन आने शुरू हो गए हैं जी आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब मजबूत दिख गए हम, इसका मतलब हम मजबूत दिख गए। तो इसलिए आप सबको चुनाव रणनीति से लड़ा जाता है। आप सबको अब अपना गांव संभालना है, एक एक बूथ संभालना है, अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी ले लो। जो जिस गली में रहता हो उसके हर घर में जाके बैठ के बात करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ा बदलाव इससे हम ला सकते हैं। अपनी अपनी गली में मोर्चा ले लो। किसी और पार्टी, किसी और नेता के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो एक एक जाति में, एक एक गली में, एक एक बूथ के ऊपर तैयारी कर सके। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, सिरदा हमारा बहुत मजबूत गांव है। शुरू से इसमें हमारे साथी सारे ये खड़े हैं, सब साथी हमारे, ये सब साथी मेहनत करते रहे हैं, एक एक घर तक गए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यहां से नतीजा तो ऐसा निकालोगे कि लोग देखेंगे कि क्या हुआ। और इसके लिए एक एक घर पे मेहनत करना जरूरी है। आप सब लोग मिलकर मेहनत करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप कुछ बताना चाहते हो तो बता दो जी अपनी। हाँ, माइक ले ले। मैंने जी अपनी बात शुरू करते ही मैंने बता दिया, कलायत की हालत यही है कि गंदा पानी निकलने का इंतजाम नहीं है और पीने के पानी के आने का इंतजाम नहीं है। ये पहला मुद्दा है जिसका समाधान करेंगे। बाकी पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, सड़क, सब कुछ इसके बाद आता है। हम बाकी सब कुछ करते रहेंगे और पीने का पानी नहीं होगा। और आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, मैंने ये सोच रखा है। मैंने मीडिया वाला भी कोई पूछ रहा था, मैंने उसको भी बताया था। बोले जी काम क्या करोगे? मैंने कहा भाई काम तो कलायत में पूछ मत इतने हैं, लिस्ट बनाने लगेगा तो लिस्ट में शाम हो जाएगी। लेकिन एक काम मैंने सोच रखा है जो सबसे पहले करूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से जिस दिन विधायक बन के लौटे, उस दिन वापस कलायत में आते ही ये जो पानी आप कह रहे हो ना गलियों में बहता रहता है, ये हर गांव में बहता है ये गंदा पानी। मैंने सोच रखा है कि जिस दिन विधायक बन के लौटेंगे, उस गंदे पानी के अंदर अफसरों की कुर्सियां वहीं लगवा के मीटिंग करेंगे। अगर अफसर उस गंदे पानी में मीटिंग नहीं कर सकते, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। देखो, जब लोग नोट देने लग जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि वोट बरस रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, जब नोट अगर देने लग जाए, नोट वाला जो सपोर्ट होता है बहुत मजबूत होता है। जब ये कोई दे दे तो इसका मतलब जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथियों को मैं यही बता रहा था कि भाई एक तो पहली इन अफसरों की मीटिंग करेंगे उसी कीचड़ में बैठ के। अब इनसे पूछेंगे, यूं कहेंगे जी यहाँ कैसे मीटिंग हो सकती है, अफसर कहेंगे। तो भाई अगर तुम्हारी मीटिंग यहाँ नहीं हो सकती तो मेरे गांव के लोग भी कीचड़ में नहीं रह सकते, गंदी जगह में नहीं रह सकते। और अगर मेरे गांव के लोग गंदी जगह में रहेंगे तो मीटिंग तो यही होगी भाई, अफसरों की भी यही बैठना पड़ेगा। इन दोनों में से एक काम आते ही कर दूंगा, आपका समाधान अपने आप हो जाएगा। वो अफसर अपने आप टोट हो के लाओगे, कितने देर पाइप, कितने देर पंप, कितने देर नाली, वो आपका काम अपने आप करेगा।
तो मैं बिल्कुल मेरे को तो इससे परहेज ही नहीं है। मैं सबसे पहले बैठूंगा, उनको भी बिठाऊंगा जिनकी वजह से ये, तो हमको काम कराना आता है। मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है, हम एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत बन सकते हैं। मैं सिर्फ विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मेरा लक्ष्य इतना छोटा नहीं है जीवन में। मैं एक विधायक की तनख्वाह के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं उससे कई गुना तनख्वाह की नौकरी छोड़ के आया हूं। लक्ष्य हमारा बड़ा है। इस इलाके में कभी भी काम नहीं हुए, कभी भी कोई विकास प्रगति नहीं हुई, इसलिए हम सब लोग अगर मिलकर लड़ेंगे तो इस लड़ाई को हम उस अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और इस पूरे इलाके के अंदर हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। इस लड़ाई में आपकी हिस्सेदारी चाहिए।